हेलो दोस्तों, मैं मयंक एब्स्ट्रैक्ट आईएएस से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास। 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने अभी आईबीसी कंप्लीट किया है। आज हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। जो दोस्त नए जुड़े हैं हम लोगों से आज, वो पहले हमारे वीडियो को देख लें जो प्रीवियस में वीडियो डाला गया है आईबीसी का। उसके बाद इस वीडियो पे आएँ। आइए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कल के क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन था, इसमें सही विकल्प वाले पे टिक करना था। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या था। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा बस्ती हरियाणा में राखीगढ़ी है। सेकेंड है, पहला मानव निर्मित बंदरगाह धौलावीरा में पाया गया था। तीसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। तो इसमें से देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। राखीगढ़ी, मैंने बताया था आपको कि राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है और सबसे बड़ा साइट मिला है, तो ये पहला सही है। सेकंड क्या है, जो डैम बताया था मैंने धौलावीरा से मिला था, ये भी सही है। और सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूँ और जौ थी, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, राखीगढ़ी हरियाणा में नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा सी। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए स्टेडियम कहाँ से स्टेडियम का जो एविडेंस है कहाँ से मिला है। इसके ऑप्शंस हैं सुरकोटदा, लोथल, बनावली और धौलावीरा। इसका आंसर होगा धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित साइटों में से किसमें ग्रेट ग्रेनरी पाया गया है। तो बृहद अन्नागार कहाँ से पाया गया, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को। दोस्तों, पता होगा आप लोगों को कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वैदिक पीरियड। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है। दोस्तों, वैदिक पीरियड को 1500 से यानी 1500 से लेके 600 बीसी के बीच का जो पीरियड है उसको वैदिक पीरियड बोला जाता है, वैदिक काल या फिर वैदिक युग बोला जाता है। और सिंधु घाटी का जो पतन हो गया था उसके बाद सबसे जो प्रमुख सभ्यता जो आई वो थी वैदिक सभ्यता। ठीक है दोस्तों, इसको वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इस काल में वेदों की रचना हुई थी। 4 वेद हैं दोस्तों। कौन कौन से वेद हैं आगे हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वैदिक युग की शुरुआत आर्यों या भारत आर्यों मतलब इंडो आर्यंस के आने से हुई थी। ठीक है दोस्तों। सेकेंड है, आर्यन शब्द, आर्य जो है कहाँ से आया है, यह संस्कृत का जो शब्द है आर्य से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है महान या फिर श्रेष्ठ। महान या फिर श्रेष्ठ होता है इसका मतलब। और ये जो आर्य थे अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, जो मतलब उससे पहले जो लोग निवास करते थे हमारे एरिया में, तो जब ये बाहर से आए तो ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और बाकी को दास समझते थे। ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट है, आर्यों के बारे में विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों के बीच अलग अलग मत हैं। मतलब दोस्तों, वो आर्य कहाँ से आए थे, वो पहले कहाँ रहते थे, इसके बारे में जो है इतिहासकारों, जो जितने भी इतिहासकार हैं और कुछ विद्वान जो हैं वो सही से इसका अनुमान नहीं लगा पाते हैं। तो उनके अलग अलग विचार हैं। उनमें से कुछ विचार हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि मध्य एशिया, मैक्स मुलर जो एक इतिहासकार हैं उनका मानना है कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए थे। या फिर जो कैस्पियन सागर है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से आए थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों,
ये मैक्स मुलर का मानना था कि आर्य जो है मध्य एशिया जो में जो कैस्पियन सागर पड़ता है उसके आसपास के क्षेत्र से आए होंगे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये रसियन जो स्टेपीज जो घास का मैदान है वहाँ से ये लोग आए आए थे। और हमारे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी कहिए बाल गंगाधर तिलक जो काफ़ी बड़े विद्वान भी थे, दार्शनिक भी थे, उनका मानना था कि ये आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आइए कुछ वैदिक लिटरेचर के बारे में जान लेते हैं जिससे हमें वैदिक काल का जो है इतिहास पता चलता है कि वैदिक पीरियड में लोग कैसे थे। इन सब की जानकारी जहाँ से मिलती है उसका रिसोर्स जो है वो वैदिक साहित्य है, तो उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, ये स्लाइड इधर हो गया थोड़ा सा। ये सबसे नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये 3rd पे है, ये 4th पे है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, पहला वेद है। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। श्लोक हैं जो उसमें देवताओं की प्रशंसा में स्तुति की गई है। इसमें 1028 श्लोक हैं। सामवेद देखिए, सामवेद क्या है, गीतों का संग्रह है। ठीक है दोस्तों, अब जो भी ऋग्वेद में स्तुति लिखी गई है, श्लोक लिखे गए हैं, उसको गीत के रूप में इस वेद में लिखा गया है। और कहा जाता है कि जो भारतीय संगीत है उसकी उत्पत्ति भी इसी सामवेद से हुई है। जो सारे गामा जो हम लोग पढ़ते हैं सरगम, वो इसी से आया है। यजुर्वेद के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यजुर्वेद में जो सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, बलिदान दिए जाते थे, और जो रूल्स एंड रिचुअल्स थे उनके बारे में इस इसमें लिखा गया है। अथर्ववेद देखते हैं दोस्तों। अथर्ववेद में मंत्रों का संग्रह है, जादू टोना कर्म कांड इत्यादि के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे वैदिक लिटरेचर थे जिससे हमें वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे ब्राह्मणास, उपनिषद, आर्यंकास, एपिक्स जैसे हैं कुछ, रामायणा, महाभारता, ये सब जो हैं वैदिक लिटरेचर हैं जिससे हमें वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विभाजन का आधार। दोस्तों, वैदिक पीरियड को, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, पहला है दोस्तों ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, और सेकेंड है उत्तर लेटर ऋग्वैदिक वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, मतलब उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल। तो ये 2 भागों में बांटा गया है, मतलब कि जो वैदिक पीरियड में जो लोग थे तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में आए थे वो कैसे थे, कैसे रहने लगे, और उसके बाद जब डेवलप हुए और उनका जो पतन कैसे हुआ वो हमें लेटर में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो इनका विभाजन का आधार क्या था, मतलब ये 2 भाग में हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो सर दोस्तों, इसका मेन रीज़न है लोहे का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, मतलब ऋग्वैदिक पीरियड में लोहे का इस्तेमाल अभी नहीं हुआ था, कम हो रहा था। मतलब जो वैदिक पीरियड में जो लोग आर्यंस जो आए थे वो लोहे का इस्तेमाल जानते थे लेकिन कम जानते थे। और जब ये लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, वन जंगलों की कटाई होने लगी, धीरे धीरे लोग शहर में, नगर में बसते चले गए। कबीले में पहले बटे थे, फिर लोग जनपद में हो गए, तो ये चेंजेस दो आने लगे, इसलिए हम इसको 2 भागों में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो आर्यंस जो थे जिस जगह पे रहते थे, जिस भूमि पे रहते थे उसको सप्त सिंधु कहा जाता है दोस्तों।
ठीक है। सप्त सिंधु मतलब 7 नदी जो है, 7 नदियों का तो जो है क्षेत्र है उसको बोलते हैं सप्त सिंधु। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से कौन कौन से नदियाँ थी इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। 7 रिवर्स देखिए कौन कौन से हैं। सिंधु रिवर जो इसको इंडस बोलते हैं, विपाशा इसको ब्यास बोला जाता है, वितस्ता संस्कृत में जो वैदिक पीरियड में जिस नाम से जाना जाता था उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। जैसे इंडस को सिंधु, ब्यास जो रिवर अभी फ़िलहाल में है उसको उस समय विपाशा बोलते थे, झेलम को वितस्ता बोलते थे, और रावी नदी को प्रदूषणी बोलते थे, परुष्णी नदी बोलते थे, चेनाब को अस्किनी बोलते थे, सतलज को सुतदरी बोलते थे, और सरस्वती इसको घग्गर बोलते थे। ये नदियाँ थी आज जिसके किनारे ये लोग रहते थे। आइए हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं। इसका काल है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है उसको ऋग वैदिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या क्या व्यवस्था था उस टाइम का इसके बारे में देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, मतलब राजनीतिक संरचनाएं कैसी थी, राजा ऐसे और प्रजा कैसे बटे हुए थे, ये सब चीज़ें देखते हैं दोस्तों। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर तो जो था कबीला, उसके बाद उससे नीचे था विस, उससे नीचे ग्राम, उससे नीचे गृह या कुल, यानी कुल जो था सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है दोस्तों, कुछ कुल मतलब एक कुल मतलब परिवार हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें जो मुखिया होता था उसको कुलप या कुलपति बोलते थे। कुछ परिवार मिलके एक ग्राम बनाते थे, जैसे एक गांव में कई परिवार, बहुत सारे परिवार रहते हैं ना दोस्तों, तो बहुत सारे परिवार जब एक जगह रहने लगे उसको ग्राम बोलते थे। कुछ ग्राम मिला के विस बनता था, और कई सारे विस मिला के एक जन या फिर कबीला बनता था दोस्तों। और इसके हेड भी थे अलग अलग, जैसे घर घर जो था कुल या गृह, उसका जो मुखिया था उसको कुलप या कुलपति बोलते थे। ग्राम का जो मुख्य हेड था उसको ग्रामीण बोलते थे, ग्रामणी बोलते थे। विस जो था उसके हेड को विस्पति बोलते थे, और जो मेन था कबीला या फिर जन, उसके हेड को गोप बोलते थे या फिर राजन बोलते थे। तो सबसे हेड पर नंबर 1 पे था, ये नंबर 2 इसके नीचे अंडर में, इसके अंडर में ये था, इसके अंडर में ये सबसे ऊंचा था ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में उस समय कैसी बॉडीज़ जो थी, जो राजा होता था उसको नियंत्रित, उसके अधिकार को और उसको सुझाव देने के लिए जो सभाएं थी कैसी थी वो देखते हैं। तो चार चार प्रकार की बॉडीज़ थी। पहला सभा, इसके बारे में देख लेते हैं। ये किस इसमें कैसे लोग बैठते थे। तो जो सभा थी, आज फ़िलहाल के अगर आधुनिक हम लोग बॉडीज़ के से अगर इसका कंपेयर करें, तो जो राज्यसभा हम लोगों की है, राज्यसभा ठीक उसी प्रकार उस समय की ये जो थी सभा थी, जिसका नाम ही सभा था। इसमें जो जो वृद्ध लोग थे और जो धनी लोग थे वो लोगों की सभा थी ये। महिलाएं भी इसमें भाग लेती थी। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद में 8 बार इसका जो है उल्लेख किया गया है दोस्तों। दूसरे नंबर पे है समिति। ठीक है दोस्तों, समिति ये जैसे लोकसभा हम लोगों की है उसी तरह की, इस तरह की निम्न मतलब लोअर लेवल की ये असेंबली थी, जिसमें कबीले की आम सभा होती थी ये। इसके जो स्पीकर या अध्यक्ष जो होता था उसको ईशान बोलते थे। और ऋग्वेद में 9 बार इसका उल्लेख हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। थर्ड जो है थर्ड जो है बॉडी थी, सॉरी दोस्तों, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है दोस्तों, थर्ड जो है विदत बोलते थे इसको। ये जो है सोशल, रिलीजियस और जो डिफेंस था उससे रिलेटेड ये असेंबली होती थी।
और इसमें और भी चीज़ें होती जैसे अनाज हो गया, उसका वितरण कैसे होगा लोगों में, वो सब के बारे में इसमें चर्चा होती थी। और डिफेंस आर्मी से रिलेटेड होती थी इसमें चर्चाएं। और ऋग्वेद में 122 बार इसका उल्लेख किया गया है। और चौथा है गण, इसको बोलते हैं गण। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसी संस्था थी, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो धनी लोग थे, कुलीन उच्च वर्ग के लोग थे, मतलब हाई क्लास के जो लोग थे, उनकी संस्था थी, ये उनकी असेंबली थी। और इसका जो था अध्यक्ष, जो कुल बताया, वो कुलपति होता था। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सोशल लाइफ कैसी कैसी थी। ठीक है दोस्तों, ऋग वैदिक काल में सोशल लाइफ कैसी थी। तो जो सोशल जो लाइफ थी वो पितृसत्तात्मक थी। मतलब घर में जो है पुरुष का वर्चस्व ज़्यादा था, मतलब पुरुषों को अधिक मान दिया जाता था। ठीक है दोस्तों। तो ये जो जैसे हम लोगों ने आईबीसी में पढ़ा कि वहाँ पे मातृ सत्तात्मक थी, और इसमें पितृसत्तात्मक हो गई थी सोशल लाइफ। ठीक है दोस्तों। महिलाओं का सम्मान के साथ देखा जाता था, उनसे अच्छा व्यवहार किया जाता था। और इनको सभा समिति जो भी थे उनमें भाग लेने की अनुमति थी, मैंने ऊपर बताया आपको। और उस समय जो है महिलाएं कवित्री भी थी। सॉरी दोस्तों, ये कवित्री होगा, कवि कवित्री। ठीक है दोस्तों, कवित्री थी। कौन कौन थी दोस्तों? तो अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववारा और घोषा जैसी मतलब महिलाएं भी उस समय कवित्री थी। और सती और बाल विवाह कुछ भी नहीं था उस समय। जाति व्यवस्था व्यवसाय में आधारित थी। जातियां बटी हुई थी, जैसे चार जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन दोस्तों ये जो चार जातियां थी, ये सिर्फ और सिर्फ उनके कामों पे आधारित थी। बहु विवाह जो था ये भी उस समय प्रचलित था। पुरुष जो है बहु विवाह कर सकते थे, स्त्रियां भी करती थी। और उनकी लैंग्वेज क्या थी भाई? तो संस्कृत भाषा बोलते थे, और या फिर इंडो आर्यन बोलते थे। दो भा एक ही जो उसको संस्कृत ही भाषा ज़्यादातर मेनली बोलते थे ये लोग। और मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो पासा खेलते थे, संगीत करते थे, घुड़दौड़ करते थे, रथ दौड़ करते थे, मतलब जो रथ होता है उसका रेस लगाते थे, घोड़े का रेस लगाते थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते थे हम लोग, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यानी आर्थिक संरचना कैसी थी। तो ये लोग पशुपालन और कृषि पे डिपेंडेंट थे। ठीक है दोस्तों। तांबा, लोहा और कांस्य से बने हुए जो प्रोडक्ट्स थे उसको इस्तेमाल में यूज करते थे, मतलब बर्तन, कुम्हार, ये सब चीज़ें जो थे इन धातुओं से बनती थी और मिट्टी से बनते थे। और नदियों का जो उपयोग था ये लोग ट्रेड के लिए करते थे, परिवहन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या फिर सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नदियों का उपयोग करते थे, मतलब नाव नाव के बारे में जानकारी थी इन लोगों को। और कपड़े कैसे पहनते थे? सूती और ऊनी, मतलब सूत जो है काटते थे घर पे, अपने ही यहाँ चरखे में काटते थे और कपड़े बुनते थे। व्यापार जो है कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मतलब लेन देन कि जैसे होता है कि आप जो मतलब मेरे पास धान है, चावल है, और सामने वाले के पास आटा है, तो वो मुझे आटा देगा, मुझे आटे की ज़रूरत है तो मुझे आटा देगा, और उसे चावल की ज़रूरत है तो मैं उसे चावल दूंगा। तो इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, इस तरह से आधारित थी। ठीक है दोस्तों। और उस समय सिक्का भी कुछ चलता था जिसको निष्का बोलते थे, निष्का, सोने का सिक्का था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, रिलीजन कैसा था उस समय, धर्म कर्म में कैसे विश्वास करते थे लोग, धार्मिक थे या नहीं थे, इसके बारे में। तो ये लोग काफ़ी धार्मिक थे। इनके जो देवता थे, ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, मतलब नेचर की पूजा करते थे। जो प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं उनकी पूजा करते थे, जैसे पृथ्वी की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, वायु की पूजा करते थे, वरुण मतलब वर्षा को पूजा करते थे, और जो थंडर होता है, बादल गरजता है, मतलब उसको इंद्र का देवता बोलते हैं। तो इंद्र की पूजा करते थे ये लोग। और कुछ देवियाँ भी थी जिनकी पूजा करते थे, अदिति, उषा, इन सब की पूजा करते थे ये लोग।
हाँ दोस्तों, लेकिन कोई मंदिर नहीं थे उस समय, और कोई भी मूर्ति पूजा ये लोग नहीं करते थे। ये लोग ऐसे ही मतलब पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। यही पॉइंट है जो मैंने बता दिया ऊपर आप लोगों को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पोल अब जो है हमारा लेटर वैदिक काल देख लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ था। इसका जो काल है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा मतलब छठी शताब्दी तक जो है इस पीरियड को माना जाता है दोस्तों। इसके जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग एक बार। इसमें जो है कई जन मिलकर जनपद हो गए थे। मैंने बताया था आप लोगों को दोस्तों कि जन, विश्व, ग्राम, कुल, इस सब में बटा हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो इस समय क्या हुआ, धीरे धीरे जब लोग ज़्यादा बढ़ने लगे, हथियारों का ज़्यादा यूज होने लगा, जंगल काटे जाने लग गए और ज़मीनें खाली कर की जाने लगी कृषि के लिए, तो बहुत सारे जो छोटे छोटे जन थे वो आपस में मिल गए और वो मिलके एक बड़ा रूप हो गया जनपद का, और यहीं आगे चल के महाजनपद भी हो जाते हैं। जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये जनपद हो गए थे और पहली बार राष्ट्र शब्द का उल्लेख आया। मतलब ये लोग जनपद और राष्ट्र, अब जहाँ रहते थे उसको राष्ट्र से संबोधित करने लग गए राज्य के रूप में। और इस समय क्या हुआ कि राजा का अधिकार बढ़ गया। ठीक है दोस्तों। पहले जो था कबीले में थे थोड़े छोटे छोटे, तो राजा को उतना अधिकार नहीं था। लेकिन इस समय क्या हुआ कि राजा के अधिकार बढ़ गए, क्योंकि ये अब ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। और जो समिति और सभा थी इसका महत्व कम हो गया इस समय। ठीक है दोस्तों। और क्या क्या हुआ इस समय दोस्तों। उस समय जो क्षेत्र बटे हुए थे डायरेक्शन और रीजन के हिसाब से, तो जो अलग अलग क्षेत्र के राजा थे, किंग थे, उसको उनका एक अलग नाम दिया जाता था, एक उपाधि दी जाती थी उनके रीजन के अनुरूप। जैसे जो मध्य क्षेत्र में यानी मिडिल में रहते थे राजा थे, उसको राजा बोलते थे। और जो ईस्ट वाले रीजन में थे यानी पूर्वी क्षेत्र में जो थे, उसको सम्राट की उपाधि दी जाती थी। और जो पश्चिम में थे उसको स्वराट की उपाधि दी जाती थी। और जो नॉर्थ में थे उसको विराट की उपाधि दी जाती थी। और दोस्तों दक्षिण क्षेत्र में जो थे उसको भोज बोला जाता था। ठीक है दोस्तों। और जो चारों दिशाओं को जीत लेता था तो उसको एक राट बोलते थे। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे दोस्तों महाजनपद काल के बाद हम लोग जब आएंगे महापद्मानंद के बारे में पढ़ेंगे, तो उसने एक राट की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। आइए और देखते हैं सोशल लाइफ कैसी थी। तो सोशल लाइफ में दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था ऋग वैदिक काल में स्टार्ट हुई थी, जो कर्म उनके व्यवसाय उनके कर्म के आधार पे थी, वो अब रिजिड हो गई थी। ठीक है दोस्तों। मतलब वंशानुगत हो गई थी और काफ़ी कठोर हो गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। ब्राह्मण क्षत्रिय यहाँ पे वैश्य होगा नीचे, उसके बाद जो है शूद्र आएगा। ठीक है दोस्तों। तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पर अधिक प्रचलित हो गई थी। महिलाओं को पुरुषों से हीन समझा जाने लगा था। मतलब जो ऋग वैदिक पीरियड में महिलाओं को सम्मान से देखा जाता था, उनसे अच्छा व्यवहार किया जाता था, उनको ज़्यादा अधिकार था, वो अब लेटर वैदिक पीरियड में कम हो गया था। और बाल विवाह उस समय नहीं था, और यहाँ लेटर वैदिक पीरियड में बाल विवाह आम हो गया। पर्दा प्रथा चालू हो गई थी, सती प्रथा, ये सब दोस्तों चालू हो गई थी। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, आर्थिक संरचना कैसी थी। तो दोस्तों वनों को साफ करके अधिक भूमि की खेती के अधीन रखा गया। यानी ये आगे चल के जब लोग ज़्यादा इकट्ठा होने लगे तो खेती करने के लिए जंगलों को काटने लग गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है औद्योगिक गतिविधि विशिष्ट हो गई। जब खेती ज़्यादा होगी तो लोग व्यापार भी चालू करेंगे, रहने के लिए
खाने पीने के लिए, बर्तन बनाने के लिए उद्योग बनाएंगे, कपड़े के लिए वस्त्र वस्त्र उद्योग चालू होगा, पशुपालन उद्योग चालू होगा। तो औद्योगिक स्थिति बढ़ गई थी। कुम्हार, बढ़ई, ये सब जो है उस समय व्यवसाय स्टार्ट हो गए थे। और ये जो इंटरनल ट्रेड के साथ साथ ये लोग फॉरेन ट्रेड भी करते थे, यानी विदेशी व्यापार भी करते थे। जैसे बेबीलोन, सुमेरिया, ये सब जो जगह हैं वहाँ, सुमेरिया जैसे ये इजिप्ट की सभ्यता को बोलते हैं सुमेरिया, उतना दूर तक ये लोग अपना ट्रेड करते थे, बेबीलोन और सुमेरिया जैसे क्षेत्रों के साथ भी। ठीक है दोस्तों। और सिक्कों में जो निस्का था पहले, उसके साथ साथ सतनाम, एक सोने का सिक्का ये लोग जारी किए थे। उसमें सतनाम नाम के सिक्के भी चलते थे। और क्रिस्टला, ये चांदी के सिक्के जो थे ये भी चलने लगे थे उस समय। आइए देखते हैं रिलीजन कैसा था लेटर ऋग वैदिक पीरियड में। ठीक है दोस्तों, ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। तो क्या हुआ, इस समय जो है प्रार्थना वगैरह जो पहले करते थे ये लोग इंद्र की और अग्नि की, पृथ्वी की, अब ये कम हो गया था। ये लोग अनुष्ठान, बलिदान देने लग गए थे, जिससे जानवरों की बलि देने लग गए थे। और जो पुरोहित ब्राह्मण वर्ग था इनका वर्चस्व बढ़ गया था। और जो है अपने हिसाब से नए नए नियम और संस्कार जो है लोगों के बीच में जारी करते थे। जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो वर्ग थे, शूद्र और वैश्य, ये लोग इन लोगों से खफा रहने लगे। ठीक है दोस्तों। और आगे देखते हैं, इंद्र और अग्नि ने अपना वर्चस्व खो दिया, महत्व खो दिया। मतलब अब लोग ये इंद्र और अग्नि की पूजा नहीं करने लगे थे। अब जो पुरोहित और ब्राह्मण जो थे, जो बोलते थे, बस उन्हीं की पूजा करना होता था। और उस समय 3 जो देवता थे, ब्रह्मा यानी प्रजापति, जो निर्माता हैं, जो चीज़ को बनाते हैं, क्रिएटर जिसको बोलते हैं, विष्णु जो रक्षा करते हैं, और पालक जिसको बोलते हैं, जो पालन करते हैं, और रुद्र यानी शिव। ये 3 देवताओं की ही पूजा सबसे ज़्यादा होने लग गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना, थैंक यू। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे हमारे। और आपकी वीडियो की रिकॉर्डिंग या फिर लेक्चर की रिकॉर्डिंग कोई भी अगर इशू है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए, सेंड कीजिए। हम आपके जो है विचारों पे पुनः विचार करेंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाना और अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।